नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी और हम आज लेकर आ गए हैं मेगा कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 4। जी हां दोस्तों, आज है क्लास नंबर 4 और मेगा कंप्यूटर कोर्स एक ऐसा कोर्स हमने डिज़ाइन करा है जिसमें हम आपको बेसिक कंप्यूटर से लेकर इंजीनियरिंग लेवल तक का कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट कराएंगे। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको इस एक कोर्स में मिल जाएगी। ये एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है, कम्प्लीटली फ्री रहने वाला है यूट्यूब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस को ज़रूर से देख लीजिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, जिसमें बेसिक कंप्यूटर आए या जिसमें टेक्निकल कंप्यूटर आए या जिसमें कोर कंप्यूटर आए, जो कि हायर लेवल कंप्यूटर होता है, वो हर एक चीज़ आपको इस एक कोर्स में मिल जाएगा। आपको कहीं भी और भटकने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आप सभी के लिए रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि थियोरी कम और कंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, समझाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ और कम समय में, यानी कि हर एक क्लास सिर्फ 30 मिनट की, 30 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो, कंप्यूटर का जो कैटेगराइजेशन है ये ब्रॉड होता है ना। कई सारे टैक्टिक्स पर बेस्ड होता है कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी को वो यूज़ कर रहा है या उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, या उसका साइज़ क्या है या उसका सिनारियो क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारे कंप्यूटर के फॉर्मेट जो है ना वो सिंपलर वे में समझा देता हूँ। तो देखो, बेसिकली 2 तरह के होते हैं कंप्यूटर। एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। और यहाँ पर कई जगह आपको तीसरा टाइप भी देखने को मिल जाएगा जो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या होते हैं, पहले तो ये कोर चीज़ों को समझ लीजिए। फिर हम आज के दौर में जितने भी कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और आगे जाकर हम डिजिटल कंप्यूटर के टाइप समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स मतलब वो सिग्नल जो वेव के फॉर्म में चलते हैं, यानी कि वोल्टेज है, करेंट्स है, एट्सेट्रा। तो ये एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। और ये शुरुआती जो कंप्यूटर्स थे आपके, जो मैकेनिकल्स कंप्यूटर हुआ करते थे, वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते थे, है ना। जैसे कि आपकी घड़ी है तो ये एक एनालॉग मशीन है। या आपके वोल्टेज जो मीटर्स होते हैं, वोल्ट मीटर होता है, अमीरोमीटर होता है, ये सारी की सारी चीज़ें एक एनालॉग मशीन के एग्जाम्पल ना। तो उसी तरह की चीज़ों पर, उसी तरह के सिग्नल्स पे चलने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाएंगे। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 पे काम करते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर्स जो बाइनरी डिजिट्स या डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। और हाइब्रिड कंप्यूटर तो हाइब्रिड वर्ड से ही आपको क्लियर होगा, ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों का ही मिश्रण हो, दोनों का ही मिक्सचर हो, ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाते हैं, ठीक है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और फिर इसके बाद फर्दर हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप जो आज के सिनारियो में हमारे पास होते हैं। यानी कि हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स को, हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन एक्सेट्रा। इन सभी को हम 1 बाय 1 फिर देखेंगे। तो अब सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर को अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज़ पे चलते हैं, जैसे कि जो वोल्टेज पे चलेंगे या करंट पे चलेंगे या प्रेशर पे चलेंगे। जो इन फिजिकल मेजर्स पे चलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स बोलेंगे। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये कंटिन्यूसली वेरिंग वैल्यूज़ पर काम करते हैं। अब बात आती है सर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनके कुछ गुण बता दीजिए। तो इनके गुणों में ये कंटिन्यूस डेटा को हैंडल करते हैं, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग आपको देते हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशंस ये यूज़ करते हैं जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ही सफिशिएंट होती है, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, ये सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेटेड फिगर्स देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स यदि मैं आपको बताऊं तो स्पीडोमीटर है, थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर है, अमीटर है। तो जितने भी चीज़ों को मेज़र करने वाले जो डिवाइसेस आपने देखे हैं ये एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर इन चीज़ों पर चलते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला जो टाइप है हमारा वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लाइव चैट के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे मुझे बताएंगे। दूसरी चीज़, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्यूटर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक स्कूल स्टूडेंट से लेकर एक जो पीएचडी स्टूडेंट्स भी होंगे ना उनके भी काम के रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ मिलने वाला है। 1 प्लेलिस्ट ऑल सॉल्यूशन,
अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो देखो, डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 पे काम करते हैं, मतलब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पर काम करते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। क्लियर। अब इन कंप्यूटर्स की फंक्शनिंग हाई हो जाती है, इनके जो ऑपरेशंस होते हैं या जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो एरिया बढ़ जाता है। मतलब ये कंप्यूटेशन तो कर सकते हैं, ये मैनिपुलेट्स कर सकते हैं, ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर में रखी किसी डेटा को देखते हैं, निकालने का मतलब बाहर निकालना नहीं है कंप्यूटर से। जैसे आपकी, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में एक पीडीएफ डली हुई है कंप्यूटर की, तो आप उस पीडीएफ को ओपन करेंगे, खोलेंगे, देख रहे हैं उसे, तो इसे हम बोलते हैं डेटा को रिट्रीव करना। तो जब भी आप फ़ोन में किसी डेटा को देख रहे होते हैं या आप कंप्यूटर में किसी डेटा को देख रहे होते हैं, मान लीजिए कोई पीडीएफ फाइल है, कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये सभी क्या कहलाएगा? डेटा को रिट्रीव करना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आपका लैपटॉप है, आपके डेस्कटॉप्स हैं, आपके स्मार्टफोन हैं। आज के समय जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब डिजिटल डिवाइसेज़ हैं। बेसिकली मैं आपको होलसोली बता दूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमारे इस तरह के कंप्यूटर्स की? तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि ये बाइनरी डिजिट्स पे चलते हैं, यानी कि 0 और 1 पर ये काम करते हैं, ठीक है। इसे हम डिजिटल डेटा कहते हैं। ये प्रिसाइज़ और एक्यूरेट डेटा आपको देते हैं। जैसे हमने डिजिटल कंप्यूटर्स में पीछे हमने एनालॉग कंप्यूटर में देखा कि वहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटेड डेटा मिलता है, लेकिन ज़माना बदल गया। आज के समय एग्जैक्ट फिगर चाहिए, है ना। जैसे आप स्टॉक मार्केट में बैठे हैं तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यदि आपको किसी स्टॉक को परचेस करना है और आपने एक एग्जैक्ट वैल्यू डाल के रखी कि इस स्टॉक को मुझे 100 रुपये पर परचेस करना है, तो अब आपका कंप्यूटर या वहाँ पर जो कंप्यूटर्स लगे हैं वो इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो एग्जैक्टली 100 रुपीज़ को मेज़र कर पाएँ, और 100 रुपीज़ जैसे उस स्टॉक की वैल्यू है तो उसी पॉइंट पर वो ऑपरेट भी कर पाएँ। तो इसीलिए एक्यूरेसी ज़रूरी है, रियल टाइम डेटा हमें चाहिए, एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए, और वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है पुराने एनालॉग कंप्यूटर के कंपैरिजन में। तो ये हमने देख लिया डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर में बेसिक सा डिफरेंस, या हम बोल सकते हैं इनकी बेसिक डेफिनेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब डिजिटल कंप्यूटर्स के जो आगे के टाइप्स होते हैं उनको समझते हैं। मेरी यकीन मान के चलिए कि आज के बाद आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो ये एक तो बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर माने गए हैं आज के समय तक के। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, समझ लीजिए। देखिए, सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरा वर्ड याद रखना है, स्पेशल पर्पज़। और ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। अब सब बोलेंगे कि सर, छोटी टेक्नोलॉजीज़ के ज़माने में जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी में चीज़ों को छोटा करते जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े कंप्यूटर क्यों हैं और फिर इन्हें सुपर कंप्यूटर क्यों बोला जा रहा है? देखो, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये साइज़ में इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि इनके पीछे बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये डेटा को प्रोसेस ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इनकी मेमोरी लार्ज होती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल पर्पज़ होते हैं। मतलब जैसे आप आज पीसी जो यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप कभी वेदर भी देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उन पर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सुपर कंप्यूटर जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ वही काम कर पाएंगे। यदि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे लगाया गया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो वो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग ही करेगा। यदि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका काम है स्टॉक मार्केट में डेटा को प्रोसेस करना, तो वो स्टॉक मार्केट में डेटा को प्रोसेस ही करेगा। यदि किसी सुपर कंप्यूटर का काम है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट फील्ड में आपको देखने को मिलता है कि कुछ स्पेशल काम करते हैं, कुछ हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी है, हम देखते हैं LBW के पहले जो DRS सिस्टम है, तो इस तरह के सिस्टम्स के लिए भी सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं जो डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं। तो अब यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हैं सिंपल तरीके से। अगला है, सुपर कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन सच दैट दे कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब ये बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं स्टॉक मार्केट से एग्जांपल दूँ तो ढेरों लोग एक साथ, मतलब लाखों लोग एक साथ क्या करते हैं, वहाँ पर अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। लाखों लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को सेल बाय कर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों लोग। वेदर फोरकास्टिंग की बात करें हम, रेलवे की बात करें हम,
तो यहाँ जहाँ पर बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे कि गूगल में सुपर कंप्यूटर्स रखे होंगे, यूट्यूब में सुपर कंप्यूटर्स रखे होंगे, फेसबुक में सुपर कंप्यूटर्स रखे होंगे, जो हमारी ढेर सारी पर सेकंड जो ढेर सारे मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं उनको प्रोसेस कर पाते होंगे, तो ये सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर के पिता किन्हें बोला जाता है? रॉजर क्रे को सुपर कंप्यूटर का पिता बोला जाता है, जिन्होंने 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोई भी इशू है तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं जल्दी से जल्द उसे प्रोसेस करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग कुछ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इनके बारे में मैं समझाता हूँ। तो यदि आप यहाँ पर दो फोटो आपको दिख रही हैं, दोनों फोटो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला नाम है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन दी वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में पहली बार सुपर कंप्यूटर जिन लेके आए थे, ये लेकर आए थे सैमोर क्रे। ये सैमोर क्रे है, इनका नाम आपको मिलेगा। ठीक है, देखो 1976 में आपको ये नाम भी दिख रहा होगा, क्रे, रोजर क्रे, सैमोर क्रे। ठीक है, तो ये RS क्रे नाम है इनका पूरा, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में यदि सुपर कंप्यूटिंग की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग कौन कहलाते हैं? ये विजय बक्कर कहलाते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब कहानी को हम समझ लेते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर जो इस दुनिया में बना था ये था CDC 6600। ठीक है, सेंट्रल डेटा सेंटर जो होता है ये, और ये 1976 में बना था। वहीं पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत के लिए बना था, ये किसने बनाया? ये क्या था? ये परम 8000 था, जो कि 1991 में आया था। ठीक है, आई गेस सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो पहला सुपर कंप्यूटर ये है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये है। परम सीरीज और इसे लाने वाले कौन थे? ये थे विजय सर ही। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटिंग तो हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर्स के। सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये बहुत फास्ट तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर जितने अच्छे होंगे वो उतने ही ज़्यादा महंगे होते हैं। कंप्यूटर के फील्ड में या मेमोरी के फील्ड में उनकी स्पीड के बेस पर उनकी प्राइस रहती है। जैसे कि आप इंटेल i3 प्रोसेसर लेते हैं तो वो सस्ता होता है, आप i5 प्रोसेसर के कंप्यूटर्स लेते हैं तो वो महंगे होते हैं, i7 प्रोसेसर के कंप्यूटर आप लेते हैं तो और महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि i3 कम डेटा को ज़्यादा समय में प्रोसेस करता है, i5 और कम समय में प्रोसेस करेगा, i7 और ज़्यादा डेटा को और कम समय में प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखेगा। इस हिसाब से इनके रेट तय किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकते हैं 1 सेकंड में। आप समझ पा रहे हैं? 10 ट्रिलियन कैलकुलेशंस 1 सेकंड में ये कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग देखते होंगे ना, कई बार आप लोग अपने लैपटॉप पर किसी बड़ी एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होती, या किसी बड़ी वर्ड फाइल को ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं हो पाती। लेकिन कितनी भी बड़ी वर्ड फाइल क्यों ना हो, यदि आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो वो फटाक से ओपन हो जाएगी, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब किसी भी तरह की प्रोसेसिंग वो नहीं लेगा। ठीक है, इसके अलावा इनका जो यूज़ होता है ये स्टॉक मार्केट में होता है, बिटकॉइंस में होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, एक्सेट्रा। स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट सिनारियो है। आज के समय हर एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट को समझ रहा है, उसमें कितने सारे ऑर्डर्स लगते हैं वो समझ रहा है, उस हिसाब से चीज़ों को समझाना थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ बार बार। इसके बाद रिसर्च फील्ड में, डेटा सेंटर की फील्ड में, सोलर सिस्टम कैलकुलेशन के लिए, सैटेलाइट बनाने में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कंट्रोलिंग में, इन सभी जगहों पर जो है आपकी सुपर कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं। आई होप सभी बच्चों को चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नॉलेज स्काई पर मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि हमारी जो क्लास हैं ये कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, और आपको कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगली बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। देखो, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये 100 और 1000 यूज़र को एक साथ यूज़ कर सकें। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली क्या होते हैं, देखो जैसे कि पीछे एक CPU लगा हुआ है, और उस CPU से 1000 लोग या 10,000 लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब उसी CPU पर कई सारे यूज़र्स काम कर रहे हैं, तो उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास आपका एक सिस्टम है और उसका एक CPU है, और वहीं यदि 100 लोग हैं तो आपको 100 CPU लगाने पड़ेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक सिंगल सर्वर होता है या सिंगल CPU होता है,
जिसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को आप मेन फ्रेम सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब सारे लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये अलग अलग प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं या जो कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके पीछे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही जनरली उपयोग में चल रहा होता है, ठीक है। बैंकिंग सिनारियो में हम देख सकते हैं, टेलीकॉम में हम देख सकते हैं, इन सारे सेक्टर्स में हम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर सामान्य तौर पर देखते हैं। बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपके क्या क्या गुण होते हैं, अब उनको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। फिर ये साथ में बिग साइज होते हैं, मतलब इनकी भी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है कंपैरेटिवली, तो ये बड़े होते हैं और महंगे होते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये ज़्यादा डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होते हैं, मतलब जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनकी तुलना में तो ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब जैसे एसबीआई की हम बात करें तो आप एसबीआई के सोचिए कितने सारे कस्टमर्स हैं, या पीएनबी की बात करें या एलआईसी की बात करें तो इनके सोचिए कितने सारे कस्टमर्स हैं। तो इन सभी लोगों के लिए, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है, मतलब सारे लोग एक साथ एक ही डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे कर पा रहे होते हैं, क्योंकि मान लीजिए एसबीआई है, अब इसकी 1000 ब्रांचें हैं किसी एक सिटी में, तो उस सिटी में उनका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो सारे के सारे सेम टाइप के डेटा को क्या कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा ये प्रोसेस करता है यूज़ अमाउंट ऑफ डेटा, जब स्टोर कर सकता है यूज़ अमाउंट ऑफ डेटा को तो उसे प्रोसेस भी ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा इट रन्स स्मूथली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ अ लॉन्ग लाइफ, तो ये लंबे समय तक चल जाता है और इनकी लाइफ भी क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिए, हमने सुपर कंप्यूटर्स देख लिए, सुपर कंप्यूटर्स के बाद यहाँ पर अब हम देख चुके हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्यूटर पर जो कि है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ये लाइन सबको पढ़ लेनी है, रट लेनी है, ठीक है, ये आपको रट लेनी है, ठीक है। कैसे रट लेनी है कि जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं और मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में अंतर समझ लीजिए। देखो, मिनी कंप्यूटर जो हैं ये मीडियम साइज़ और माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो इनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि ये एक साथ कई सारे प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेसेस ये कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि वो टास्क अलग अलग कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर देयर आर 2 or more processor and it supports 4 to 200 यूज़र एट वन टाइम। अब ध्यान से समझना, यहाँ से एक और मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में अंतर समझा देता हूँ। मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। देखो, मल्टीटास्किंग में होता है सिंगल सीपीयू होता है और मैनी टास्क होते हैं, एमटी याद रखेंगे, मैनी टास्क, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में होते हैं मल्टी सीपीयू जो कि क्या करा देते हैं आपसे, मल्टी टास्क करा देते हैं, तो मल्टी प्रोसेसेस करा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टी सीपीयू हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू, एक से ज़्यादा यूज़र और एक से ज़्यादा काम, ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग क्या है, एक सीपीयू एक यूज़र और बहुत सारे टास्क, ठीक है। एक सीपीयू एक यूज़र और बहुत सारे टास्क, ये हो गया आपका मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो ये 4 से लेके 200 तक यूज़र एक बार में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर इज सिमिलर टू द माइक्रो कंप्यूटर, है ना, मतलब देखने में ये सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, अंतर सिर्फ इनकी फंक्शनिंग में ही होगा, ठीक है। ये स्मॉलर होते हैं मेन फ्रेम के कंपैरिजन में, ठीक है, और बिलिंग में, अकाउंटिंग में ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब आप ट्रेन में जाते तो प्लेटफॉर्म पर जो टिकट विंडो होती है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े होकर टिकट कराते हैं, आज के समय तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन यदि आप कभी गए हो तो रिजर्वेशन काउंटर होते थे, ये टिकट काउंटर्स होते हैं, वो भी सिस्टम पे काम करते हैं, तो वो बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें देखने में लगता है कि वो उसी तरह के डेस्कटॉप को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हम करते हैं, तो है वो वही, बस थोड़े से माइनर से डिफरेंस होते हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ में, और कुछ भी नहीं। और ये लार्ज कंपैरिजन, मतलब अब चलिए, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ स्मॉलर देन मेन फ्रेम
बट लार्जर इन कंपैरिजन टू द माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या है कि ये बीच की कड़ी होते हैं, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं आपके और माइक्रो कंप्यूटर हैं आपके, और इनके बीच में क्या है, मिनी कंप्यूटर है आपके, ठीक है। तो मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, मिनी कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, ज़रा समझ लो। तो मिनी कंप्यूटर का जो वेट होता है वो कम होता है, मतलब हल्के होते हैं, छोटे से होते हैं, ज़्यादा बहुत छोटे से का मतलब ये नहीं कि आप अपने बैग में डाल लेंगे, नहीं, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, एक टेबल पर आ जाएं, डेस्कटॉप कंप्यूटर की साइज़ के होते हैं। बिकॉज इट इज़ लो वेट इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर, ठीक है। अब आप इसे ईजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैरी भी कर सकते हैं और इसे लैपटॉप से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तुलना में ये सस्ते होते हैं और ये फास्ट होते हैं। लेकिन अब याद रखना, देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, फिर आपके मिनी कंप्यूटर हैं, फिर आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो देखो यदि हम बात करें साइज़ की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं और मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर छोटे होते हैं। प्राइस की बात करें हम, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्राइस सबसे ज़्यादा होगी, फिर मिनी कंप्यूटर की प्राइस उससे ज़्यादा होगी, फिर माइक्रो कंप्यूटर की प्राइस, सॉरी, मेन फ्रेम की ज़्यादा, फिर मिनी की कम, माइक्रो की और कम, माफ़ी चाहूँगा। तो साइज़ भी माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर से सॉरी मेन फ्रेम से मिनी से माइक्रो जाते जाते छोटी हो जाएगी, और प्राइस भी मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर जाते समय कम हो जाएगी, मिनी से माइक्रो कंप्यूटर जाते समय और कम हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर के, अब हम बात करते हैं किसकी, वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है, ज़रा देखिए। तो एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है टेक्निकल और साइंटिफिक पर्पस से, यानी कि किसी टेक्निकल काम को करने के लिए या किसी साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करने के लिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इसमें एक फास्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक बहुत ज़्यादा अमाउंट की रैम लगी होती है, मतलब ये ज़्यादा डेटा को फास्ट तरीके से प्रोसेस कर पाए। तो वर्क स्टेशन किस लिए बनाया गया है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है आपका, ये यूज़ डेटा को फास्ट प्रोसेसिंग करता है, फास्ट प्रोसेसिंग करता है। तो मतलब ये ज़्यादा डेटा को एक हैंडल कर सकता है और फास्ट तरीके से हैंडल कर सकता है, कौन, वर्क स्टेशन। इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो हाई स्पीड है, ग्राफिकली अडेप्टर है, मतलब ये कि इसमें आइकन्स होते हैं, आपको कोड नहीं लिखना है, आपको कमांड नहीं लिखनी है, ग्राफिकली जैसे आपको आइकन्स दिखते हैं वैसे इसमें काम चलता है। इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क स्टेशन होता है वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये मल्टी यूज़र है, हमने देखे मिनी कंप्यूटर ये भी मल्टी यूज़र हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखे वर्क स्टेशन कैसे, सिंगल यूज़र है, मतलब एक समय पे एक ही व्यक्ति ने यूज़ करेगा। इट इज़ जनरली यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ये साइंटिफिक फील्ड के लिए बनाया गया तो ये उस फील्ड की रिसर्च ही करेंगे, ये किसी टेक्निकल वर्क के लिए बनाया गया तो उसका टेक्निकल काम ही करेंगे, है ना, जैसे बैंकिंग में हो सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वर्क स्टेशन कंप्यूटर की। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये। अब देखो जितनी भी फास्ट प्रोसेसिंग होंगी, जितनी भी यूज़ डेटा स्टोर कैपेसिटी वाले या कैपेबिलिटी वाले कंप्यूटर्स होंगे वो महंगे तो होंगे ही होंगे, ये याद रखना है। ये कॉम्प्लेक्स वर्क को के लिए यूज़ होते हैं, या हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ये। इसके बाद इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत लार्ज होती है, इनमें ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, मतलब इनमें आपको कमांड नहीं लिखनी, आइकन्स होंगे। इनके पास जो CPU होता है वो भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इनका यूज़ एनिमेशन की फील्ड में, डेटा एनालिसिस की फील्ड में, कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, ऑडियो वीडियो क्रिएशन में, या जैसे मूवीज़ जो लोग बनाते हैं, वो जो एडिटिंग करते हैं, जो गेम बनाते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग वाले, तो ये सभी लोग जो हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स को जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है।
आई गेस सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है तो एक बार फटाफट से सभी लोग लाइक दे दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जिससे आप फैमिलियर हैं, जो आप यूज़ करते हैं, यानी कि आपका लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, या आपका जो डेस्कटॉप है, जिनमें आप ऑफिस में या घर में काम करते हैं, वही पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपसे बोला जाए माइक्रो कंप्यूटर या आपसे बोला जाए पर्सनल कंप्यूटर, दोनों ही एक है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। जनरल पर्पस का मतलब होता है, जनरल पर्पस का क्या मतलब होता है कि ये बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्ड फाइल पे भी काम कर सकते हैं, आप एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं, आप इनमें गेम भी खेल सकते हैं, आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, आप मूवीज़ भी देख सकते हैं, आप छोटे मोटे वेब डेवलपमेंट का काम या वीडियो एडिटिंग का काम भी इनमें कर सकते हैं, एट्सेट्रा। इसमें आप नेट भी चला सकते हैं, इसमें आप थोड़े बहुत इस तरह के काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम कर सकते हैं ना, जनरल पर्पस बोला जाता है। इनके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एक CPU होता है, मेमोरी यूनिट होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये लिमिटेड नंबर्स होते हैं के सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये साइज़ में छोटे होते हैं। अब आप देख पाएंगे कि भाई आपके डेस्कटॉप पहले काफ़ी सारे ऐसे होते थे, इनका ऐसा होता था, बहुत सारी कूबड़ सी निकली हुई इनकी मॉनिटर होती थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं LCDs आने लगी हैं, LEDs आने लगी हैं, ठीक है। तो आपकी जो साइज़ है वो लगातार कॉम्पैक्ट होती जा रही है। और उसके आगे भी अब आप कहाँ निकल गए हैं, अब आप निकल गए हैं किसकी फील्ड में, अब आप निकल गए हैं जहाँ पर आप देख पाएंगे अपने लैपटॉप की फील्ड में, जो कि आपकी लैप में, गोद में भी आ जाते हैं, आपके बैग में भी आ जाते हैं, आप कहीं भी उन्हें ले जा सकते हैं, डेली भी उनके साथ आप चल फिर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको बनाया जाता है पर्सनल यूजेस के लिए, और इनको यूज़ करना आसान है, मतलब लगभग हर एक व्यक्ति अब यूज़ कर रहा है। आप किसी भी ऑफिस में देखेंगे, आप कहीं भी चले जाइए, अब बिना कंप्यूटर के काम नहीं होता। आप हॉस्पिटल पे जाएंगे, बिलिंग का काम कंप्यूटर से चल रहा। आप बैंक में चले जाइए, आप रेलवे में चले जाइए, आप शॉप में चले जाइए, आप मॉल्स में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर्स यूज़ नहीं हो रहे हों। और वहाँ पर जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स ही होते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। तो PCs बोले हम या माइक्रो कंप्यूटर बोले, बात एक ही है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम सर्वर कंप्यूटर्स। सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, देखो, सर्वर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, और ये उन कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना, और इसके इंस्ट्रक्शंस के बेस पर जो है कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो इसे सर्वर कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये भी साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, आपके डेस्कटॉप जैसे ही होते हैं। मतलब आपके डेस्कटॉप हैं 10, उन 10 डेस्कटॉप में से आप किसी एक को, या आपके पास 10 PC हैं तो 10 PC में से किसी एक को आपने सर्वर बना दिया, और बाकी के 9 को आपके क्लाइंट कहलाने लगेंगे। तो ये सर्वर क्लाइंट रिलेशन में यूज़ होते हैं। तो सर इनमें अंतर कहाँ से आता है, तो देखिए, जो मान लीजिए आपके पास 10 PC हैं, 10 में से एक PC में आपने यूनिक्स डाल दिया, लिनक्स डाल दिया, तो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो यही कंप्यूटर आपका सर्वर कहलाने लगेगा। और यदि आपने इसमें यूनिक्स लिनक्स को हटाकर आपने विंडोज़ डाल दिया या मैक डाल दिया, तो ये क्या कहलाने लगेगा आपका, नॉर्मली ये सिंपली आपका एक क्लाइंट या नॉर्मल PC आपका कहलाने लगेगा। तो सर्वर कुछ अलग से कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब आप क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें एक कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर बना दिया जाता है, जो बाकी के सारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, चला सकता है, तो उसे हम सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये डेटा को और एप्लीकेशंस को हैंडल कर लेता है, और इसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जिन्हें हम यूज़र भी बोल सकते हैं। जैसे एक बैंक होता है, तो बैंक में एक सर्वर होता है जिसमें मेन डेटा होता है, और उससे डेटा बाकी के सारे कंप्यूटर्स में जा रहा होता है, जहाँ पर बैंक के कर्मचारी या ऑफिशियल्स बैठे होते हैं और हैंडल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैनेजर है और ये क्लर्क है, तो भाई मैनेजर, क्लर्क के पास भी उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है और मैनेजर के पास भी उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। कैसे, जबकि वो तो दो अलग अलग कंप्यूटर्स पे बैठे होते हैं। मैनेजर अपने केबिन में बैठा होता है, क्लर्क अपने केबिन में बैठा होता है। फिर दोनों एक ही चीज़ कैसे देख पाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो डेटा होता है ये सर्वर पे होता है। ये सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे अंबर जी का डेटा, अंबर जी का अकाउंट बैलेंस देखना है, तो ये भी देख पाएंगे। मैनेजर ने भी रिक्वेस्ट डाली तो मैनेजर भी देख पाएंगे, या कोई और दूसरा क्लर्क डालेगा तो वो भी देख पाएगा, एट्सेट्रा। ये 24/7 बिना इंटरप्शन के चल सकते हैं, और ये नेटवर्किंग में और डेटा मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, ये सभी के सभी जो हैं एग्जाम्पल हैं इसके।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। मैंने आज की क्लास में आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में नहीं होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारा ये ऑफिशियल नंबर है, एक बार मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, इसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम या मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश किया करूँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।